नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, आज हम फिर से लौट आए हैं अपनी क्लास में और आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई, है ना, भारतीय संविधान में पढ़ रहे थे हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक। तो आज राष्ट्रपति टॉपिक की हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। अगर आप राष्ट्रपति टॉपिक या फिर संविधान नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। देखिए, पिछली वीडियो हमने क्या पढ़ रखा था, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति का शपथ क्या है, राष्ट्रपति की कार्यकाल क्या होंगे, है ना, उन पर महाभियोग कैसे चलेगा, उनका निर्वाचन कैसे होगा, इन सब बातों को हमने पढ़ रखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो आपकी होती हैं भाई, एक कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होगा, दूसरा होता है व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, और आपका तीसरा हो जाएगा न्यायपालिका संबंधी शक्तियां। उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा, है ना, वित्तीय शक्तियां हो जाएंगी। तो आज हम इन्हीं सबको पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आइए मेरे भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जुड़े और आपको सारी भी कंटेंट, जितने भी चीजें पढ़ाई जाएंगी ना, वो एक नंबर का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो इरेगुलर है, उसको रेगुलर हम कर देंगे। चलिए आइए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर लाइक नहीं किए हैं, तो महोदय आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कौन कौन सी है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, तो उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, तो अब बात कर ले राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसको ध्यान रखेंगे, यानी भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसकी जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं ये किसके पास होंगी, तो राष्ट्रपति के पास होती हैं। इन्हें ध्यान रखते हैं। और जो राष्ट्रपति हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से इसका उपयोग करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। ये बात कहाँ पे लिखा है, तो अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है कि, है ना, केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो आप जरा, अब ये राष्ट्रपति के पास होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, यानी भारत सरकार के जो भी कार्य है ना, वो किसके नाम से किए जाएंगे, तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये बात कहाँ पे लिखा है, तो अनुच्छेद 53 में लिखा है। इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अनुच्छेद, है ना, 75 के तहत क्या बात है कि अब शक्तियां तो होती हैं, तो अब राष्ट्रपति महोदय उपयोग कैसे करेंगे, तो अब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, याद रखेंगे, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करना। पूछ लेगा कि राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसे ध्यान रखेंगे। अब आप देखो, है ना, कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता की बात किया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, बहुमत दल होना चाहिए, यानी किसी भी दल, जैसे कांग्रेस हो गया या फिर बीजेपी हो गया, तो जिस दल के पास ज्यादा सीटें होंगी, समझ रहे हैं ना, उसको बहुमत दल बोलेंगे। अब उसका नेता चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब मनमोहन साहब की सरकार बनी थी तो वो उस समय राज्यसभा से सांसद थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखिए, बहुमत दल किसको बोलेंगे, तो वर्तमान समय में क्या है कि जिस दल के पास 272 सीटें हैं, 272 सांसद हैं, उसे बहुमत दल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 2024 में, है ना, जो एनडीए की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार चल रही है। इसे भी ध्यान रखेंगे, यानी बीजेपी के पास 272 सीटें अभी नहीं मिली हुई हैं, उपचुनाव हो रहा है। देखिए आगे क्या होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो ये भी किसका शक्ति है? तो राष्ट्रपति की शक्ति है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। और कौन सी शक्ति के अंतर्गत आएगा? तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया, ये तो हो गया। अब अगर बात कर दे, है ना, कि जो राष्ट्रपति है, अगर मान लीजिए किसी भी दल को 272 सीटें प्राप्त नहीं हुई हैं, तो उस केस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि अगर किसी भी दल के पास 272 सांसद नहीं है, तो राष्ट्रपति का यह स्वविवेक होगा कि वह किसी भी व्यक्ति अथवा दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसे ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यह है कि 272 सीटें या फिर जिसके पास बहुमत है उस दल को, है ना, प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। अगर किसी के पास भी 272 का आंकड़ा नहीं है, तो राष्ट्रपति को जिस दल में लगेगा कि इस दल के या फिर ये व्यक्ति सरकार बनाने में सक्षम है, लोगों को जोड़ सकता है, तो उस व्यक्ति अथवा उस दल को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां, इसे ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां, इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब देखो आप, राष्ट्रपति महोदय क्या कर रहे हैं, है ना, कि नियुक्त तो कर दिए प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिए हैं, तो शपथ भी कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, इसे ध्यान रखेंगे। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, शपथ दिलाएंगे, तथा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे जो अन्य मंत्री होंगे उन्हें भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी प्रधानमंत्री को तो शपथ दिलाएंगे, नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्री जो होंगे उन्हें नियुक्त करेंगे और शपथ दिलाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अब जो भी मंत्री हैं वो किस बात का शपथ लेंगे? तो केवल मंत्री पद का शपथ लेते हैं, विभागों का शपथ नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे, है ना, अपने होम मिनिस्टर साहब हैं, तो अमित शाह जी हैं, अगर अमित शाह जी शपथ लिए होंगे तो वो, मैं अमित शाह, है ना, होम मिनिस्टर पद का शपथ लेता हूं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो केवल मंत्री पद का शपथ लेंगे, विभागों का नहीं लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो वो रक्षा मंत्री पद का शपथ नहीं लेंगे, किसका लेंगे? केवल मंत्री पद का लेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। बाद में शपथ लेने के बाद अब ये प्रधानमंत्री अथवा पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा, कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब देखिए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और उन्हें शपथ भी दिलाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब आओ जरा, अब शपथ दिला दिए हैं, जो भी मंत्री है वो, है ना, मंत्री पद का शपथ लेगा, विभागों का नहीं लेगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं वो विभागों के कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाते हैं, लेकिन विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, इसे भी जरा ध्यान रखिएगा। अब आइए भैया, अब अगली बात क्या है ना, 77, अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 ये कहता है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यानी भारत सरकार के जितने भी कार्य है ना, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति विभिन्न मंत्रालयों के कार्य आवंटन का नियम बनाते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न मंत्रालयों के कार्य आवंटन का नियम बनाते हैं। ये भी किसके तहत है? तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के तहत है। ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब क्या कहता है अनुच्छेद 78, इसमें कौन सी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है तो उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति देश की शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकते हैं। देखिए, कार्यपालिका शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति की। यानी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि शासन व्यवस्था कैसा चल रहा है भारत का, जानकारी लेना चाहिए, तो अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर कोई कानून बन रहा है या कोई कानून बनवाना है तो राष्ट्रपति इस पर भी, है ना, प्रधानमंत्री से अपडेट ले सकते हैं। क्या है कि विधि निर्माण के संबंध में जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यानी देश के शासन व्यवस्था और विधि निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री से, है ना, जानकारी ले सकते हैं, ये कौन सी शक्ति होगी? तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होंगी, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब देखो जरा, अब ये तो बात हो गया। अब राष्ट्रपति महोदय और क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री को बुलाकर और कहेंगे भैया मंत्रिपरिषद में चर्चा करिए। यानी राष्ट्रपति किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री से कहकर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए अब देखिए, तो अब जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है वो क्या होता है कि, है ना, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आओ मेरे भैया, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 ध्यान से देखिएगा, क्या है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? कि राष्ट्रपति के बारे में है। अब बात सुनिएगा, क्या बोल रखा है अनुच्छेद 74 कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा, और जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वो स्वविवेकी नहीं होते हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ये बात अनुच्छेद 74 में लिखा है। लेकिन मेन बात क्या है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे तो राष्ट्रपति कार्य करेगा। अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यही बात है आपका राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? तो बिल्कुल हाँ, ये बात अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। और कौन सी शक्ति होगी? तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत होगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखिएगा, ये तो हो गया भाई, है ना, कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह को, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगले की बात कर ले कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जो पदाधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो किन्हें नियुक्त कर सकता है, इसे देखते हैं। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी। अब देखिए पदाधिकारी कौन कौन से होंगे? तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री तथा, है ना, संघ सरकार के अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। उसके बाद भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, उसके बाद देखिएगा, अब न्यायपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि अब नियुक्ति वाली बात है तो हम इकट्ठा देख रहे हैं, ठीक है, ये न्यायिक शक्तियां हो जाएंगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट हो गया और जो हाई कोर्ट हो गया, इसके जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक मेरे भाई, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब अगला है मेरे भैया, देखिए तो जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या फिर अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लें तो संघ लोक सेवा आयोग, जो आपका यूपीएससी है, यूपीएससी के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, और अगले की बात करते हैं तो राज्य के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल तथा प्रशासक जो होंगे, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, और आखिरी है आपका
जो वित्त आयोग हो गया उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि राष्ट्रपति किन्हें किन्हें नियुक्त करते हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हो गए और जो अन्य मंत्री हो गए इन्हें नियुक्त भी करेंगे और शपथ भी दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। भारत का जो महान्यायवादी है इसे भी नियुक्त करेंगे कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, है ना। अनुच्छेद देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG अनुच्छेद 148 से इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब ये जो CAG है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे नहीं रहते, इसे ध्यान रखेंगे, इसको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। आइए अगला देख लें। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए और अन्य न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। अब शपथ के बारे में बात करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उन्हें भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। मगर व्यवहार में क्या होता है कि जो CJI हैं मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ कौन दिला देंगे? तो राष्ट्रपति। और जो CJI हैं वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो शपथ दिलाते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए, अब ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अगला है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC के जो अध्यक्ष हो गए और जो सदस्य हो गए उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हो गए, जो UT हैं वहां के उपराज्यपाल हो गए और जो प्रशासक हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक मेरे भैया। आइए अगला देखते हैं। अब अनुच्छेद 79 क्या कहता है, जरा देखिए। तो अनुच्छेद 79 के तहत कौन सी बातें हैं? तो अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसको ध्यान रखेंगे। संसद में कौन आता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना गया है? क्योंकि कोई भी बिल पास करना है, कोई भी कानून पास करना है, विधेयक पास करना है, तो वो है ना एक सदन से यानी लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा अथवा राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आएगा और उसके बाद वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, यानी दोनों सदनों से पास होने के बाद वो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति लेगा, चाहे कोई भी बिल हो। तो जब तक राष्ट्रपति उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो बिल, वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब ये तो हो गया भाई, संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अब अभिन्न अंग हो गया, 79 में लिखा है, तो शक्तियां क्या होंगी, है ना। तो देखिए क्या बोला है कि जो राष्ट्रपति हैं अब वो क्या करते हैं? अनुच्छेद 99 के तहत राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। यानी राष्ट्रपति का ये ड्यूटी है कि राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाए। मगर होता क्या है कि यहाँ पे लिखा है अधिकृत। अधिकृत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, समझ रहे ना। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष, उसको शपथ दिलवाएंगे और जो अस्थायी अध्यक्ष है अन्य सभी सांसदों को शपथ दिलवाते हैं। ये व्यवहार की बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब देखिएगा, ये तो हो गया कि राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो ये कौन सी शक्ति होगी? तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हो जाएंगी, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले अनुच्छेद 331 में क्या लिखा है कि, है ना। अच्छा, ये वही बात है जो प्रोटेम स्पीकर वाला है कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार था, किंतु वर्तमान में भारत सरकार ने इस बात को खत्म कर दिया है। यानी अब के डेट में कि जो 2 लोग मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन, उन्हें समाप्त कर दिया गया है कि अब वो चुनाव जीत के आए तो ठीक है, उन्हें मनोनीत नहीं कर सकते। तो पहले ये राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत था कि राष्ट्रपति अगर 2 एंग्लो इंडियन, है ना, लोकसभा के चुनाव में चुनाव जीत के नहीं आ रहे हैं
तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को सांसद नियुक्त करते थे, मनोनीत करते थे लोकसभा में, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब देखो ये लोकसभा में हो गया। अब उसके बाद बात क्या लिखा है ना, अनुच्छेद अगर 83 के बारे में बात कर लें तो इसके साथ क्या देखिए, 331 में तो आपके एंग्लो इंडियंस हो गए। अब अनुच्छेद 80 की धारा 3 क्या कहती है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विशेषज्ञ होते हैं। अब देखिए साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, तो कला के अंतर्गत ना जो खेल होता है उसको भी खेलने की कला मानते हैं। तो खेलना एक कला है। ये बात तब आया था कि जब वो कांग्रेस की सरकार थी और इन्होंने है ना जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्हें राज्यसभा में मनोनीत कर दिए। तो जो विपक्षी पार्टियां थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि खेलना सब लोग नहीं खेल सकते हैं, है ना, अच्छा परफॉर्म सब लोग किसी भी खेल में नहीं कर सकते हैं। तो खेलना भी एक कला है, अतः खिलाड़ियों को भी है ना कला के अंतर्गत सांसद मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा में, इसे ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति जो 2 लोग एंग्लो इंडियन हो गए उन्हें मनोनीत करते थे, मगर जो 12 लोग है ना राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 83 के तहत, ये राष्ट्रपति की क्या होगा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत होगा, इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है भैया अनुच्छेद 85 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं। ये सत्र नहीं है, सत्र को समाप्त करते हैं, सत्रावसान, ये ना सत्रावसान है, इसे ध्यान रखिए। सत्र आसन हो गया है, ये सत्र आसन नहीं है, सत्रावसान है, इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। तो राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं, यानी अधिवेशन बुलाएंगे और संसद का सत्र समाप्त करते हैं। कौन करेंगे मेरे भाई? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक। अब देखो भैया ये तो हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के सत्र बुलाते हैं और सत्रावसान कर सकते हैं, तथा साथ ही में ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो जो लोकसभा है उसे भंग कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, आप देखिए तो, और इनकी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 के अंतर्गत है ना संसद को संबोधित कर सकते हैं तथा उन्हें संसद को संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद को संबोधित कर सकते हैं, यानी आके संबोधन दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर कोई संदेश है तो संसद में वो भेज सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने और संसद को संदेश भेजने का अधिकार है। अब देखिए जब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं ना तो इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो मंत्री परिषद तैयार करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो मंत्री परिषद तैयार करता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब मंत्री परिषद तैयार करेगा तो ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां नहीं होती हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब आ जाओ जरा, अब ये तो हो गया कि राष्ट्रपति है ना संसद को संबोधित करते हैं और संसद को संदेश भेजने का अधिकार है। जो राष्ट्रपति का संबोधन होता है उसे अभिभाषण कहते हैं, और जो अभिभाषण होता है वो कौन तैयार करता है? तो मंत्री परिषद तैयार करता है। अगर मंत्री परिषद तैयार करेगा तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां नहीं होंगी। अब हम बात कर दें अनुच्छेद 87 क्या बोल रखा है। देखिए 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है ना प्राप्त है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रथम वर्ष यानी कि पहले वर्ष के पहले सत्र को, अगर कोई लोकसभा चुन के आई है तो उसका पहला वर्ष था, पहला सत्र है, तो वर्ष के पहले सत्र को लोकसभा चुन के आई अथवा नहीं आई तो लोकसभा के पहले सत्र को जो राष्ट्रपति हैं वो अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अनुच्छेद 87 के तहत वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है
कि अगर कोई लोकसभा चुन के आई है तो चुन के आने के तुरंत बाद यानी चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा का जो गठन हुआ है तो उसका जो पहला सत्र होगा राष्ट्रपति उसे भी अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रपति वर्ष में पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं और उसके बाद क्या है कि अगर सरकार नई बन के आई है तो राष्ट्रपति जो पहला सत्र चलेगा लोकसभा का पहला सत्र उसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। इन्हें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब देखो ये तो हो गया राष्ट्रपति का संबोधन। अब अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि तनाव की स्थिति में अगर मान लीजिए राष्ट्रपति है ना संबोधित कर दिए, चलिए ठीक बात है, संसद चल रहा है लेकिन दोनों सदनों में सहमति नहीं बन रही है, कोई बिल पास करना है, अब बिल पास नहीं हो रहा है या दोनों सदनों में तनाव है, लोकसभा राज्यसभा में, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि अनुच्छेद 108 ये कहता है कि राष्ट्रपति तनाव की स्थिति में लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी तनाव की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यह अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत दिया गया है। अब देखो भैया अधिवेशन बुला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन, तो इतना ध्यान रखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं बुलाए जाते, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। जो संयुक्त अधिवेशन है वो संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं बुलाए जा सकते। अब आइए अब बात कर लें 123 के अंतर्गत कौन सी शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। तो 123 ये कहता है कि जब सरकार ना चल रही हो, सरकार हो लेकिन है ना संसद नहीं चल रहा होता है, तो अगर कोई भी कानून आकस्मिक या आपातकालीन दशा में बनाने की आवश्यकता है तो उस समय जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश में तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है तो उस केस में अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति है ना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। याद रखेंगे अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद से बने कानून का होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद से बने कानून का होता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया संसद से बने कानून का होता है तो अब प्रोसेस क्या होगा कि अध्यादेश जारी कर लिए हैं, है ना, तो जो सत्र आएगा अगली बार यानी जब सदन चलेगा तो उस सदन में इस अध्यादेश को पारित करवाना होता है। अगर ये अध्यादेश पारित नहीं होगा तो फिर वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब देखिए तो अगर आप अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक मेरे भाई। तो हम लोग कहाँ थे, अध्यादेश के पास थे कि अध्यादेश है ना अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश जारी तब करेंगे जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में तुरंत या तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, किंतु उस समय सदन नहीं चलना चाहिए, ठीक मेरे भाई। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद है ना के द्वारा पास कानूनों का होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो अध्यादेश है, क्या हम अध्यादेश को चैलेंज कर सकते हैं और अध्यादेश की अवधि क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए तो अध्यादेश को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर अध्यादेश है तो उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज करने के लिए अनुच्छेद 13 की धारा 3 यह शक्ति प्रदान करती है कि किसी भी विधि अथवा कानून को न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब बात कर लें अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, तो अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह होती है। यानी जिस दिन अध्यादेश जारी हुआ तो उस दिन से काउंट नहीं होगा। अध्यादेश मान लीजिए आज जारी हो गया, आज चल रहा है क्या भाई मेरे, है ना, तो आज हो जाएगा आपका नवंबर का महीना चल रहा है। अब नवंबर में 18 नवंबर है मान लीजिए, तो 18 नवंबर को अगर अध्यादेश जारी हो गया लेकिन सदन नहीं चल रहा है तो ये जो 6 सप्ताह है ना आज से काउंट नहीं होगा।
जब सदन चलेगा, समझ रहे हो ना, जब संसद का सत्र चलेगा तो सत्र चलने से 6 हफ्ते तक का काउंट होगा। यानी अगर 4 महीने बाद चलेगा ना, तो 4 महीने बाद जिस दिन से चालू होगा उस दिन से 6 सप्ताह तक अध्यादेश का प्रभाव रहेगा। इनको ध्यान रखेंगे। और 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को, है ना, स्वीकृति मिलनी चाहिए, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया कि अध्यादेश समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह के भीतर अगर स्वीकृति नहीं मिला। मान लीजिए अगर पहले ही समाप्त करना चाह रहे हैं विपक्षी दल और सरकार समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। कि कोई विपक्षी दल चाह रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइएगा, ये तो अध्यादेश हो गया। अगला है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। अब राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। वीटो का मतलब क्या होता है कि मनाही, यानी अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा गया है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे उस बिल का, है ना, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। यानी राष्ट्रपति चाहे तो बिल को पास कर दें, राष्ट्रपति चाहे तो बिल को मना कर दें, और राष्ट्रपति चाहे तो बिल को अपने पास रख लें। ठीक, तो ये सब बातें क्या हो जाती हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हो जाती हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो आइए राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में देख लें भाई, क्या होता है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। देखिए, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है, है ना, वीटो शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अब वीटो 4 प्रकार के होते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के वीटो होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो पहला है विशेषित निषेध अधिकार, यानी क्वालिफाइंग वीटो, इसे बोलते हैं विशेषित निषेधाधिकार। विशेषित निषेधाधिकार, निषेध मतलब मना करना। ठीक मेरे भाई। दूसरा क्या होगा, आत्यांतिक निषेधाधिकार, आत्यांतिक निषेध अधिकार, इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट, है ना, वीटो। और तीसरा है आपका निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। और चौथा हो जाएगा आपका जेवी वीटो, समझ रहे हैं ना, पॉकेट वीटो भी बोलते हैं इसको, जेवीय निषेधाधिकार बोलते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। अब एक एक वीटो के बारे में देख लेते हैं भाई, क्या कहता है ये वीटो। पहला है विशेषित वीटो। क्या बोलता है विशेषित वीटो, कि कोई भी वीटो विशेषित तब होगा जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक को अधिनियमित बनाया जा सकता है। कुल मिला के मोटा मोटा बात यह है, सुन लेना, उसका लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगा। क्या बोला है कि जब कोई बिल संसद पास करके, इसका मतलब होगा विशेषित वीटो का, कि जब कोई बिल संसद पास करके राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति इसे इनकार कर सकता है। समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति इसे इनकार कर देगा। अब बिल वापस लौट के आएगा संसद में, फिर संसद के दोनों सदनों से इस बिल को 2/3 बहुमत से पास करके अगर पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। यानी ये वीटो क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को साइन करने से मना कर सकते हैं। इसे बोलते हैं विशेषित वीटो। ठीक मेरे भाई, क्वालिफाइंग वीटो हो जाएगा। अब ये वीटो किसे प्राप्त है, तो ये वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। ये किसे प्राप्त है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा वीटो क्या है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। क्या होता है सस्पेंसिव वीटो, तो देखिए अब यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखा है कि, है ना, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर, ये 2 विधेयक नहीं होने चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। समझ लेना, ये निलंबनकारी होगा। ठीक, अब देखो भैया, यह संसद विधेयक पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। अब देखो क्या है निलंबनकारी में, कि कोई भी विधेयक है
और धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक अगर कोई भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब ये निलंबनकारी क्या है कि कोई भी विधेयक है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो अगर वो पास करके राष्ट्रपति के पास गया तो पहला क्या था, है ना, कि आप राष्ट्रपति मना कर सकते थे, तो मना कर सकते थे तो ये विशेषित वीटो था। लेकिन इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति मना नहीं करेंगे, वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेजेंगे कि महोदय एक बार वापस जांच लीजिए, हमें इन इन पॉइंट पे दिक्कत महसूस हो रही है। तो अब वो वीटो यानी अब वो जो बिल होगा वो वापस कहाँ आएगा, तो आपके संसद में आएगा। अब संसद क्या करेगी, संसद चाहे तो उन पॉइंटों को संशोधित कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है, समझ गए ना। चाहे तो उसको संशोधित करे अथवा बिना संशोधन के वापस राष्ट्रपति के पास भेजेगी। तो अब ये राष्ट्रपति की बाध्यता होगी, राष्ट्रपति की बाध्यता होगी कि उस बिल पर हस्ताक्षर करें। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला है आपका पॉकेट वीटो। अब देखिए पॉकेट वीटो का मतलब होता है जेबी वीटो। अब ये क्या कहता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, ये कहता है कि, है ना, राष्ट्रपति किसी भी बिल पर ना तो हाँ कहे और ना तो ना कहे। यानी कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस पर जवाब ही ना दे, साइन ही ना करे, मना भी ना करे, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठंडे बस्ते में डाल दे। क्या लिखा है, जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ ना दे, तो ऐसे मामलों को पॉकेट वीटो कहते हैं। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिनों के लिए रोक सकते हैं, परंतु भारत का जो राष्ट्रपति है इसे अनंत काल तक रोक सकता है, कोई समय सीमा नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी कोई विधेयक आया तो राष्ट्रपति ना तो हाँ कहे और ना ही ना कहे, वो क्या हो जाएगा, आपका पॉकेट वीटो हो जाएगा। अब आइए अगला देखिए, आत्यांतिक वीटो। अब ये आत्यांतिक वीटो क्या है, अब्सोल्यूट वीटो क्या है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। तो अब्सोल्यूट वीटो क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जब कोई बिल संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति बिल पर स्वीकृति देने से मना कर सकता है, समझ गया ना। मना कर सकता है और मना करने के बाद क्या होगा, वो बिल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यानी कोई बिल गया राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस बिल पर स्वीकृति देने से मना कर देगा, और जब मना करेगा तो वो बिल क्या होगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसे बोलते हैं आत्यांतिक वीटो या अब्सोल्यूट वीटो। ठीक मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा ये भी वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ। अब देखिए नोट में क्या बात है कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर राष्ट्रपति, है ना, वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें पुनर्विचार के लिए भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये बात कहाँ पे लिखा है, तो अनुच्छेद 368 में लिखा है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। ये जो बेल वाला आइकन है इसे जरूर दबा दें, है ना, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक मेरे भाई, नमस्कार।